नमस्कार बच्चों, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का विषय विज्ञान। इसमें के अंतर्गत हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे और इसका जो टाइटल है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी। ठीक है, तो कक्षा 8 के विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रसायनों के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये कब होते हैं और कैसी कैसी होती हैं, इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कक्षा 7 में आपने अणु परमाणु के बारे में जान लिया है। आप एक बार उसको रिमाइंड कर लीजिएगा तो वो आपको क्या कहते हैं, सहयोग करेगा रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए। अगर आप उस टॉपिक को भूल चुके हैं, अणु परमाणु के बारे में, तत्वों के बारे में, तो आप एक काम करिए कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक की सहायता से आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े गए अणु परमाणु और तत्वों के बारे में, यौगिकों के बारे में जो जानकारी है उसको पुनः एक बार पढ़ के जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हमारे टाइटल का शुरुआत है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो हमको सबसे पहले ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या चीज़ होती हैं। ठीक, तो संक्षिप्त में हम समझ सकते हैं कि रसायनों के बीच में होने वाली अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी, जो अभिक्रियाएं रसायनों के बीच होंगी। और हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि दो प्रकार के मुख्य रूप से रसायन होते हैं, एक होते हैं तत्व, दूसरे होते हैं यौगिक। ठीक है, तो उन्हीं के मध्य में जो है रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। किंतु इसको अच्छी तरह परिभाषित करने के लिए एक बार आप देखिए स्क्रीन पे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दी हुई है। तो यहाँ देखिए, जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में कोई दो पदार्थ होते हैं या कोई एक ही पदार्थ होता है, वो क्या करते हैं, या तो एक पदार्थ होगा तो टूट के कोई नया पदार्थ बनाएगा, या कोई दो पदार्थ होंगे तो वो आपस में अंतर क्रिया करेंगे और किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे जिसके जो गुण होते हैं वो अपने जो अभिकारक पदार्थ होते हैं उनसे बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं जल के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसें हैं जो एक द्रव यानी जल का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो स्वयं ज्वलनशील होती है और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में सहायक होती है। दोनों गैसीय अवस्था में है, जबकि इनसे जो निर्मित जल होता है उसका गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही भिन्न होता है। तो यहाँ पर जो हमारी परिभाषा है उसके साथ में आप ये एग्जाम्पल जो है इनपुट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अंतरक्रिया से या रासायनिक अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन भी होंगे। मतलब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो आप पहले लिख रहे हैं पदार्थ वो क्या है, हमारे अभिकारक हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, और यहाँ पर आपको एक तीर का चिन्ह दिख रहा होगा, इसके दूसरी तरफ आपको जल का सूत्र लिखा हुआ दिख रहा है H2O। ये क्या है, हमारा उत्पाद है। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद दो चीज़ें क्या कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होती हैं। अभिकारकों के संयोग से या विखंडन से उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारकों के संयोग या विखंडन से क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। और प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित भी होती है या ऊष्मा और ऊर्जा का अवशोषण भी होता है। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होंगे उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में पहला परिवर्तन क्या है। पहला परिवर्तन है नया पदार्थ। नए पदार्थ का निर्माण होता है, कुछ नया चीज़ बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से बिल्कुल पृथक है, तो ये क्या है, एक नया पदार्थ है। किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपेक्षा। दूसरा जो बिंदु होगा वो हमारा होगा रासायनिक सूत्र में परिवर्तन। दूसरा बिंदु क्या होगा, सूत्र में परिवर्तन। अब सूत्र में क्या परिवर्तन होगा यहाँ पर, तो देखिए ये हाइड्रोजन का सूत्र H2, हाइड्रोजन का एक अणु, ऑक्सीजन का सूत्र O2, ऑक्सीजन का एक अणु,
दोनों आपस में संयोग करके क्या बना रहे हैं, जल का एक अणु H2O बना रहे हैं। आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के सूत्र से जो जल का सूत्र है वह बिल्कुल भिन्न है। यहाँ जल का जब भी सूत्र लिखेंगे तो पूरा H2O लिखेंगे, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को पृथक पृथक नहीं पढ़ेंगे। तो सूत्र में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। किसके दौरान, रासायनिक परिवर्तन के दौरान। रासायनिक परिवर्तन कब होंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। तीसरा है गंध में परिवर्तन, ठीक है। कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें जो उत्पाद होते हैं उनकी गंध जो है परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। आपने कक्षा 7 में अम्ल क्षार और लवण वाला अध्याय पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने जो है सूचकों में देखा होगा कि कुछ सूचक होते हैं जिनकी जो गंध होती है, जैसे गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल क्या करता है, अम्ल के साथ में गुड़हल के फूल के रस की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर जो है उसकी गंध जो है परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गंध में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। चौथा बिंदु है यहाँ पर रंग में परिवर्तन, ठीक। रंग में परिवर्तन कैसे होता है, आपने कक्षा 7 में अम्ल क्षार अभिक्रिया वाले ही जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि जो फिनाफ्थलीन होता है, फिनाफ्थलीन का जो सामान्य रंग होता है वो गुलाबी होता है ना, लेकिन वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका रंग श्वेत हो जाता है, गुलाबी रंग उसका उड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अम्ल है वो फिनाफ्थलीन के साथ में अभिक्रिया करके उसके रंग को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। अगला है अवस्था में परिवर्तन। पांचवा बिंदु है अवस्था परिवर्तन, ठीक। तो जो अवस्था का परिवर्तन होता है वो कैसा होगा कि यहाँ पर देखिए जल के निर्माण के लिए जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों गैसें क्या करती हैं, जल का निर्माण करती है। जल कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक। तो यहाँ पर गैसीय अवस्था से किस अवस्था में जा रहे हैं, द्रव अवस्था में जा रहे हैं। तो अवस्था का परिवर्तन हो रहा है ना, ये अवस्था परिवर्तन भी कौन सी अभिक्रिया के दौरान हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है। अगला है ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा निर्माण या उत्पादन, ठीक है, ठीक। तो कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे कुछ विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं ना, जिसमें बड़ा अणु टूटता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये किसका सूत्र है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा कौन से रूप में होती है, वो कैलोरिक के रूप में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रही है कि ऊर्जा को निर्मित कर रही है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाला एक और परिवर्तन है। उसके बाद में है ऊष्मा। ऊष्मा में भी परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। ऊष्मा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऊष्मा का अवशोषण, क्या होता है, अवशोषण, और दूसरा होता है उत्सर्जन, ठीक है। तो अवशोषण कैसे होगा, मतलब जो ऊष्मा होती है रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे ईथर होता है, जब ईथर क्या कहते हैं हमारी त्वचा पर पड़ता है तो हमको ठंडा लगता है, जैसे नैन पॉलिश में ईथर उपस्थित होता है, ठीक है। नैन पॉलिश लगाओगे तो आपको कैसा लगता है, ठंडा लगता है। तो वहाँ पे जो इस पदार्थ को छूने से आपको ठंडा लग रहा है, वहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, आपके शरीर से ऊष्मा का प्रवाह पदार्थ की ओर हो रहा है, मतलब पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन, जैसे सूर्य में रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, नाभिकीय विखंडन की, वहाँ पर बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। जैसे कि लकड़ी जलाते हैं, जलते समय लकड़ी में जो दहन की अभिक्रिया होती रहती है, वहाँ पर दहन की अभिक्रिया में क्या होता रहता है कि वो पदार्थ जो है ऊष्मा का उत्सर्जन करता रहता है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा के उत्सर्जन के लिए क्या आवश्यक होता है, दहन आवश्यक होता है, ठीक। तो हम लोग क्या क्या समझ गए यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं,
ठीक है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के मध्य होने वाले परिवर्तन को, जैसे नए पदार्थ का बनना, सूत्र का परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करना और ऊष्मा के निर्माण के द्वारा अवशोषण और उत्सर्जन करना। ठीक है। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। उसके बाद अगला है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन हैं उन्हीं को हम रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण के बीच में समझ सकते हैं। जैसे कि अवक्षेप का निर्माण, पदार्थ क्या होता है, मान लीजिए कि कोई दो पदार्थ को आप मिला रहे हैं और वहाँ पे कुछ ठोस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, एक पदार्थ दो द्रव पदार्थ को आप मिला रहे हैं। ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है और वहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि क्या होता है, एक अवक्षेप होता है और जल का निर्माण होता है। ठीक। तो इस जल के अंदर में ये सोडियम क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम जब अवक्षेप आने लगता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे, जब अवक्षेप आना प्रारंभ होगा, दोनों द्रव हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी जलीय विलयन रहेगा। जब दोनों को आप घोलेंगे परख नली के अंदर में तो वहाँ पर सोडियम, जब आपको जल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप दिखेगा, श्वेत अवक्षेप, ठीक है, तब आप समझेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वह संपन्न हो रही है। ठीक है। तो अवक्षेप का निर्माण होना भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण होता है। उसी प्रकार से अवस्था परिवर्तन, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन है, दोनों द्रव अवस्था में है और यहाँ पर एकदम से एक ठोस पदार्थ का एक अवक्षेप का निर्माण हो रहा है जो कि अवस्था में क्या दिखा रहा है, परिवर्तन को दिखा रहा है। और ऊपर हम लोग दो गैसों के संयोग से जल के निर्माण को भी अवस्था परिवर्तन के रूप में समझ चुके हैं ना। तो इस तरीके से ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षणों में ही आप रासायनिक परिवर्तन को भी इनपुट कर सकते हैं। अब आखिरी में देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये जो है हमारा प्रमुख बिंदु है कि रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। अभी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ होते हैं जब दो सूक्ष्म अणु पदार्थ के सूक्ष्म अणु मिलकर आपस में किसी दीर्घ अणु का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभी यहाँ फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ एक ही तत्व है, यहाँ भी एक ही तत्व है और जब ये दोनों संयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तत्वों से युक्त एक यौगिक का निर्माण हो रहा है, जल का। तो आपको किसका सूत्र दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पहले सूत्र में अभिकारक में एक अकेला सिंबल है हाइड्रोजन का, दूसरे सूत्र में अभिकारक में ऑक्सीजन का एक अकेला सिंबल है। लेकिन जब उत्पाद में हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि H2O एक बड़ा अणु प्राप्त हो रहा है जिसके अंदर दो तत्व उपस्थित हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। दो सूक्ष्म अणु आपस में संयोजन करके एक दीर्घ अणु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। इसी की जस्ट विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन का उल्टा होता है। वियोजन यानी होता है टूटना, इसको कहीं कहीं अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, अपघटन अभिक्रिया। तो अब अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो बड़ा अणु होता है, दीर्घ अणु होता है, वह टूटता है और सूक्ष्म अणुओं का निर्माण करता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण, जो कार्बोहाइड्रेट था C6H12O6, तो एक दीर्घ अणु है। देखिए तीन तत्व उपस्थित हैं, कार्बन के 6 परमाणु हैं इसमें, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। ठीक है। तो C6H12O6 क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। जब यह कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बड़ा अणु टूट रहा है और छोटे अणुओं का निर्माण कर रहा है जिसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, टूटने वाली अभिक्रिया हो गई, यानी अपघटन हो रहा है पदार्थ का, अपघटन अभिक्रिया हो गई। अपघटन अर्थात वियोजन हो रहा है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जब दीर्घ अणु टूट के सूक्ष्म अणुओं का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और जस्ट उल्टा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे। ठीक है। ये दोनों अभिक्रियाओं को आप एक साथ याद कर सकते हैं, आपको इसको क्या कहते हैं अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है।
वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब दीर्घ अणु टूटेगा और सूक्ष्म अणु का निर्माण करेगा। और संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब सूक्ष्म अणु संयोग करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और दीर्घ अणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। और बाकी जो हमारे बची हुई अभिक्रियाएं हैं, जैसे विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इन बिंदुओं के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे बच्चों को हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। नमस्कार।